हेलो एवरीवन। कल हमने स्टार्टिंग में जो लेक्चर पढ़ा था, हमने आपको कहा था कि हम आपके लिए कुछ फिजिक्स के नोट्स लेकर यहाँ पे हाजिर हैं। तो उस लेक्चर में हमने जो है कल स्टार्ट किया था वेव एंड ऑसिलेशन का पहला चैप्टर, वेव मोशन। वेव मोशन में हमने दो तीन चीज़ें कल डिस्कस की थी। नंबर वन हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव होना, स्ट्रेच स्ट्रिंग में कैसे उसका फार्मूला निकालते हैं, वेलोसिटी का भी इक्वल टू √T/m। एंड उसके बाद हमने दो तीन टॉपिक और भी पढ़े डिस्कस किए थे। फेज वेलोसिटी आपके सामने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ग्रुप वेलोसिटी डिस्कस किया था। फेज वेलोसिटी का फार्मूला भी हमने डिराइव किया था, ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला भी हमने डिराइव किया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके सामने बताना चाहेंगे, वो ये भी एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस रिलेशन को देखिए। रिलेशन है रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, समूह वेग और कला वेग में संबंध। यानी कि जो हमने कल ग्रुप वेलोसिटी पढ़ा था वीजी एंड फेज वेलोसिटी पढ़ा था वी, उन दोनों में क्या फॉर्मूला डिराइव होता है वो निकाला। देखिए, वी नो दैट, बहुत सिंपल वे से समझाऊंगा। वी नो दैट ग्रुप वेलोसिटी वीजी कितनी होती है, डी ओमेगा अपॉन डी के। क्लियर। अब देखिए, ओमेगा की जो वैल्यू होती है उसको हम लिख सकते हैं लेमडा, सॉरी लेमडा कहते हैं के इंटू वी। और सोचिए क्या, हाउ, देखिए कैसे समझाते हैं आपको। देखिए, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πn। क्लियर। मैं इसमें लैम्डा से डिवाइड कर रहा हूं और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्लियर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये वैल्यू होती है, कल मैंने आपको बताई थी के की, और ये होती है वेव की वेलोसिटी के वी। समझ आ गई बात। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए u इंटू वी वाले फॉर्मूले से। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है ना k के साथ, किसके साथ, k के। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस कैन बी रिटन एज dk बाय dt का तो 1 हो गया डेरिवेटिव, तो ये लिख सकते हैं इसको v प्लस k dv बाय dt। क्लियर। अब देखिए, चूंकि हमने k की वैल्यू, आपको पता है k की वैल्यू कितनी थी, 2π अपॉन लैम्डा, 2π बाय लैम्डा। vc इक्वल टू v प्लस 2π बाय लैम्डा dv अपॉन d। यहां पर भी क्या लगाएंगे, 2π अपॉन लैम्डा। अब 2π से कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। जैसे कांस्टेंट बाहर आएगा तो लैम्डा के पास 2π नीचे भी आ जाएगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज dy बाय dt, d अपॉन लैम्डा, 1 बाय लैम्डा, d इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। 2π से 2π कैंसिल, then this remain dv upon d 1 by lambda। क्लियर। अब देखिए, d 1 by lambda यानी कि लैम्डा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो 1 अपॉन x का फॉर्मूला क्या होता है, -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। सॉरी, मतलब लैम्डा के रिस्पेक्ट में नहीं होगी कि किस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो लैम्डा का डेरिवेटिव तो हमने कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे नीचे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में करें, तो लैम्डा का दोबारा होगा जिसके भी रिस्पेक्ट में करेंगे। मान लो v के रिस्पेक्ट में करें तो d लैम्डा बाय dv, x के रिस्पेक्ट में करें d लैम्डा बाय dx। तो d 1 बाय लैम्डा की वैल्यू लगा दीजिए, तो vg इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन लैम्डा dv अपॉन d 1 बाय लैम्डा की वैल्यू -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो v प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर लैम्डा इनटू dv बाय d लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, दिस कैन बी रिटन एज v माइनस लैम्डा dv अपॉन d लैम्डा। ये वैल्यू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। क्लियर। बच्चों देखिए जरा, एक नया टॉपिक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है बेटा, इसका नाम है वेव इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ वेव। इसको हिंदी में बोलते हैं तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता। ठीक है। इसी का दूसरा नाम है एनर्जी फ्लक्स, ठीक है, यानी ऊर्जा फ्लक्स, और इसी को बोलते हैं एनर्जी करंट, ऊर्जा धारा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीनों नाम में से कोई भी एक नाम आएगा तो डेफिनेशन वहां पे लिखिए। देखिए डेफिनेशन देखिए क्या है, द एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर, ये साइन किसका है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन,
इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव और एनर्जी फ्लक्स। यानी हिंदी में समझिए, किसी भी पर यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली ऊर्जा जो कि तरंग की संचरण, तरंग संचरण, प्रोपेगेशन है तरंग संचरण, जिधर को तरंग चल रही है उसके दिशा के लंबवत हो, उसे हम तरंग की तीव्रता कहते हैं। क्लियर? और इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। भाई ये जो फार्मूला आता है इतना 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो, ये होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। तो ये जो फार्मूला हमारे पास निकल कर आता है, ये रिलेशन इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। इसकी यूनिट जो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। देखिए इसमें एक नोट हम यहाँ पे ले रहे हैं, इस पर कभी-कभी सवाल पूछा जाता है। ये जो वैल्यू होती है 2 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, किसी के लिए n को भी हम कांस्टेंट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। a इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी आयाम। तो जो तरंग की तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है, वो हमेशा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इंटेंसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये रखना रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए आपके सिलेबस में क्या चीजें जो मेन है आपको पढ़ानी है, जो पेपर में एग्जाम में पूछी जाएंगे आपसे। ये तो ओनली डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है स्टैंडर्ड एग्जाम में, क्योंकि आप ये डेफिनेशन 11 12 में पढ़ लेते हैं सारी। यहाँ पर अब आपके पास जो बीएससी लेवल में एग्जाम आते हैं उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके पास सिलेबस में जो टॉपिक है नया जुड़ा हुआ है, फोरियर थ्योरम। फोरियर थ्योरम यानी फोरियर एनालिसिस भी बोलते हैं इसी को। फोरियर थ्योरम से क्वेश्चन एक 101% आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैथमेटिकल पूरा क्वेश्चन है, पूरा मैथ्स पे डिपेंड क्वेश्चन है। फोरियर थ्योरम होती है, फोरियर थ्योरम से हम क्या करते हैं, किसी भी वेव का एनालिसिस करते हैं। कोई वेव जा रही है, उस वेव में कौन से टर्म्स आने हैं, वो वेव किस तरह बिहेव करेगी, उसकी इक्वेशन क्या निकलेगी, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या निकलेगी, ये सब काम हमारा आसान करती है फोरियर थ्योरम। तो अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोरियर थ्योरम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस पहली यूनिट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, पहली यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं वो है फोरियर थ्योरम। फोरियर थ्योरम से 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? तब इस पे स्टार्ट करते हैं फोरियर थ्योरम। तो बच्चों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने हम लिख रहे हैं, अभी लिखिए सॉरी, और अब इसको समझते हैं जरा थ्योरम है क्या। देखिए क्वेश्चन देखिए, थ्योरम देखिए जरा। थ्योरम आएगा आपके पास इस पेपर में, स्टेट फोरियर थ्योरम, फोरियर की प्रमेय लिखिए। तो फोरियर की प्रमेय ये होती है, फोरियर की प्रमेय है क्या जरा समझिए। इट स्टेट्स दैट, इसने ये कहा, एनी सिंगल वैल्यू पीरियोडिक फंक्शन, एनी सिंगल वैल्यू पीरियोडिक फंक्शन, सिंगल वैल्यू पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग क्या है वो बताएंगे आपको। एनी सिंगल वैल्यू पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एनालाइज्ड, एनालाइज मतलब उसका पता लगा सकते हैं, एनालाइज्ड इनटू अ सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस, SHV, simple harmonic vibrations having frequencies which are multiples of frequencies of given function। यानी कुल मिलाकर इसका पूरा जो समरी है, पूरा सारांश है, वो ये बात कहता है कि कोई भी ऐसा सिंगल वैल्यू पीरियोडिक फंक्शन अगर कोई है, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, उसके पीरियोडिक होना चाहिए फंक्शन अगर कोई है, तो उस फंक्शन को हम एनालाइज कर सकते हैं। उस फंक्शन का पूरा कहने का मतलब उसका एनालिसिस अगर करना हो, किस तरह बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसको उस फंक्शन को हम एक इन्फिनिटी सम ऑफ सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें जो टर्म्स आएंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी यानी आवृत्तियां होंगी, हैविंग फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ गिवन फंक्शन। तो जो फंक्शन आपको दिया जाएगा f, उसकी जो आवृत्तियां होंगी वो उन्हीं आवृत्तियों का गुणन होगा, यानी उन्हीं आवृत्तियों से मिलकर बना होगा। तो ये फोरियर की स्टेटमेंट है, एक प्रमेय की स्टेटमेंट है। तो आपको इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मतलब एक आध क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट वगैरह। अब फंक्शन की जो वैल्यू है वो मतलब कैसे, मतलब उसका फॉर्मूला है क्या है वो समझते हैं जरा। देखिए जरा, लेट इसमें हम y इक्वल टू करते हैं, लेट y इक्वल टू f ओमेगा t बी अ सिंगल वैल्यू पीरियोडिक फंक्शन। मान लें कि y बराबर f ओमेगा t, ओमेगा t ओमेगा क्या है, उस फंक्शन की फ्रीक्वेंसीज,
उस फंक्शन की फ्रीक्वेंसी से जो हमें दिया जाएगा, और वो सिंगल वैल्यू है और पीरियोडिक फंक्शन। सिंगल वैल्यू का मतलब उस फंक्शन की सिंगल वैल्यू ही हमें मिलती है। सिंगल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, जरा इस बात को देखिए, जरा देखिए। अगर मैं बात करूं कोई इस तरह का फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है f of z इज सॉरी हाँ f of z इज इक्वल टू इस तरह का फंक्शन अगर माने मतलब रूट में, ठीक है, रूट में कोई फंक्शन z है ना, तो रूट के साथ क्या होगा, प्लस माइनस भी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक रखता हूँ तो इसका आंसर प्लस माइनस 1। तो ये एक सिंगल वैल्यू नहीं थी, एक दो वैल्यू आई, दो रखता हूँ तो प्लस माइनस 2 आता है, क्लियर। लेकिन अगर यही फंक्शन में ऐसा लिख दूं f of z इज इक्वल टू z², तो इसमें क्या होगा, अगर अब एक रखूंगा तो एक ही आएगा, दो रखूंगा तो दो दूनी के बराबर 4 आ जाएगा। मतलब ये सारी वैल्यू क्या आ रही, सिंगल वैल्यू आ रही, सिंगल वैल्यू आ रही ना, मल्टीपल वैल्यू नहीं आ रही। तो अगर फंक्शन में कुछ वैल्यू पुट करने पर उसके एक से ज्यादा वैल्यू आती है, उसको मल्टीपल फंक्शन बोलते हैं। उस फंक्शन पे फोरियर थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, क्लियर। दूसरा, वो पीरियोडिक होना चाहिए, यानी उस फंक्शन का एक फिक्स इंटरवल होना चाहिए जिसमें उस फंक्शन की वैल्यू वापस चेंज होना शुरू हो जाए। जैसे साइन होता है, साइन फंक्शन आप जानते हैं पीरियोडिक होता है, इसका ग्राफ ऐसे चलता है ना, तो यहां से वैल्यू 0 फिर 1 फिर वैल्यू 0, मतलब यहां से जाकर वैल्यू फिर 0 होगी, समझ रहे। तो यहां से फिर वैल्यू वही हो जाएगी, पीरियोडिक हो गया ना फंक्शन, वापस वही वैल्यू आ रही है, मतलब 1 से बढ़ी नहीं जाएगी वैल्यू, वैल्यू 1 तक जाएगी, फिर 1 से 0 पे आ जाएगी, फिर 0 से 1 तक जाएगी, फिर 1 पे आ जाएगी, मतलब -1 पे फिर 1 पे, मतलब पीरियोडिक हो गया फंक्शन एक इंटरवल के, फिक्स इंटरवल के बीच में। तो पीरियोडिक होने का मतलब ये होगा, ठीक है। तो मान लिया एक फंक्शन है f ओमेगा t, y बराबर y की वैल्यू कुछ, ये सिंगल वैल्यू फंक्शन है। तो फोरियर थ्योरम ये कहती है, बाय फोरियर थ्योरम, बाय फोरियर थ्योरम, फोरियर थ्योरम का कहना है कि इस y को, या y मान लो चाहे f ओमेगा t मान लो, इसी को हम लिख सकते हैं into a sum of infinite number of simple harmonic vibration, simple harmonic motion। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन से टर्म्स आते हैं, sin और cos, sin ओमेगा t cos ओमेगा t, क्लियर। तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले a0 प्लस a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin 2 ओमेगा t, a2 sin 2, a3 sin 3, a4 sin 4। तो डॉट बेटा बताओ ar के साथ क्या आएगा, sin r ओमेगा t आएगा, नहीं आएगा, क्लियर। इसके बाद इसी में प्लस हो रही है वैल्यू आ गई, ध्यान रखना इसी में प्लस करना है, प्लस b1 cos ओमेगा t प्लस b2 cos 2 ओमेगा t प्लस b3 sin cos 3 ओमेगा t, b4 cos 4 ओमेगा t। ऐसे डॉट 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 करके कहां तक जा सकते हैं, br cos r ओमेगा t लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो एनालिसिस करेंगे वेव का, या तो वो इस फंक्शन sin के टर्म्स में आएंगे या cos के टर्म्स में आएंगे, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a0 प्लस, देखिए ये क्या हो रहा है, a1 a2 a3 a4 है, इसमें भी 1 2 3, तो इसको हम समेशन करके लिख सकते हैं, समेशन i बराबर 1 से r तक जाए ना वैल्यू, r तक जा रही वैल्यू, या ऐसे कर सकते हैं, गलत कर दिया, r बराबर 1 से लेके कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे, n टर्म्स मान लेते हैं, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स ले लो, इसमें इनफिनिटी टर्म्स है, इनफिनिटी वाला सॉरी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a r sin r ओमेगा t एंड प्लस, क्योंकि इसमें भी ये सीरीज लग जाएगी, b r cos r ओमेगा t लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें भी 1 से लेकर इनफिनिटी तक सम है और उसमें भी 1 से लेकर इनफिनिटी तक सम है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने अभी ये लिखा, ये है बेटा फोरियर थ्योरम। इसके बाद क्या होगा, कोई भी फंक्शन आपने लिया y बराबर, उसको आप इस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। इस सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद इसमें से एक बचता है, या तो साइन बचता है या cos बचता है, कभी हो देखेंगे दोनों में बच जाए, तो वो इवैल्यूएशन करना पड़ता है वैल्यू का। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए थ्योरम हम स्टेट कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें क्या होता है कि हमें ये वैल्यू तो हमें बनानी पड़ती है, y बराबर जो भी होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिस भी वेव का एनालिसिस करना होगा। इसके बाद हमें a0 की वैल्यू निकालनी पड़ती है बेटा, तीन वैल्यू निकालने बस फोरियर जरा ध्यान दीजिए, a0 ar और br,
A0 AR BR, याद क्या रखना है जरा से, ये इतना काम आपको जब करना है, जब पेपर में ये पूछा जाए फोरियर थ्योरम क्या है, व्हाट इज फोरियर थ्योरम स्टेट दैट, उसको लिखना है। तो यहाँ तक लिखा, इसके बाद इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कांस्टेंट है बेटा इसमें A0 AR BR, इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट, इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट की गणना करना। तो देखिए जरा इधर मैंने शॉर्टकट इधर लिखा है, A0 कैसे निकलेगा, A0 का फॉर्मूला आएगा A0 इक्वल टू 1 अपॉन t इंटीग्रल 0 टू t by dt, AR इक्वल टू 2 by t इंटीग्रल 0 टू t by sin r ओमेगा dt। सेम यही होगा BR का, बस इसमें sin की जगह क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, क्योंकि इसमें BR वाले में cos के टर्म्स आते हैं और sin वाले AR वाले में sin के टर्म। देखो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, हो क्या रहा है इसमें, देखिए इसमें आप क्या कर रहे हैं, y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको 0 से t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर दे रहे हैं, इसमें भी ये कर रहा है, और 2 by t से क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर बात समझ आ रही। अब एनालिसिस तो ये थ्योरम तो हमारी हो गई, अब क्वेश्चन क्या आएगा इस पे, हाउ द क्वेश्चन, देखो दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, व्हाट इज फोरियर थ्योरम स्टेट दैट, क्योंकि इसमें प्रूफ वगैरह की कोई जरूरत नहीं, प्रूफ कुछ नहीं है, यही इसका थ्योरम है पूरा, या आपने जो पढ़ा यही थ्योरम है पूरा, ठीक है। वो पूछेगा कांस्टेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो बताइए, तो कांस्टेंट को ऐसे इवैल्यूएट करते हैं, ये दो फॉर्मूला आपको देना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। अब इसमें आपके सिलेबस में जो एनालिसिस है वो किस किस वेव की एनालिसिस करनी, तो आपके सामने मैं यहाँ पे 2-3 वेव की एनालिसिस बता देता हूँ जो आपको इसमें पढ़ेंगे, जरा जो आपको पढ़नी है इसी में, ये तो आपने उतार लिया इसको, अब देखिए आपको इसमें एनालिसिस पढ़नी है सबसे पहले शॉर्ट टूथ वेव, ये वेव की एनालिसिस पढ़नी है, शॉर्ट टूथ वेव। नंबर 2 आपको पढ़ना है स्क्वायर वेव, इसकी एनालिसिस करनी है स्क्वायर वेव की। नंबर 3 तो देख लेते हैं, वैसे तो इसका भी कर सकते हैं, अगर होगा तो इसका भी करा देंगे, रेक्टेंगुलर वेव, रेक्टेंगुलर वेव। एंड नंबर 4 ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव। आई थिंक आपके पास ये वाला नहीं है, मैं देख आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे जो भी होगा। ये 4 वेव की एनालिसिस आपको करनी है, शॉर्ट टूथ वेव, स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव। पेपर में जो क्वेश्चन होगा इन चारों में से पूछा जाएगा 101%। शॉर्ट टूथ वेव पूछा जा सकता है, ट्रायंगुलर वेव पूछा जा सकता है, स्क्वायर वेव पूछा जा सकता है, रेक्टेंगुलर सिलेबस में होगा तो पूछा जाएगा, ठीक है। इन चारों में से क्वेश्चन आपके पास, देखिए आपके सामने से कुछ रखा हुआ है कि क्या आएगा, हमने बता रहे हैं, तो इसमें से आपको चारों की एनालिसिस करनी है, ठीक है, वो करवा देंगे कैसे करनी है। और उसमें से जो एक क्वेश्चन आपको पूछे, चारों प्रैक्टिस करके देखेंगे क्वेश्चन कैसा कौन सा आपको जल्दी समझ में आता है, कौन सा आप अच्छे से कर पा रहे हैं, तो सबके चारों की प्रैक्टिस आपके हाथ में है, ठीक है, करवा हम देंगे भी आपको। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, इसमें एनालिसिस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट टूथ वेव की एनालिसिस कर लेते हैं। आज की शॉर्ट टूथ वेव को फोरियर थ्योरम से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, पेपर में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बताने जा रहे थे। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एनालिसिस ऑफ शॉर्ट टूथ वेव, मतलब कि एनालिसिस करिए शॉर्ट टूथ वेव का बाय फोरियर थ्योरम। हिंदी में थोड़ा सा अजीब नाम है पर हिंदी में बता देते हैं। फोरियर की प्रमेय से आरादंती तरंग, इस तरंग का नाम है शॉर्ट टूथ, शॉर्ट टूथ को बोलते हैं आरादंती तरंग का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। वो थोड़ा सा इसमें आपको टी वगैरह भी दे सकता है, क्वेश्चन में टी लेस देन वगैरह ऐसा कुछ वैल्यू दे सकता है, पर वो अगर शॉर्ट टूथ वेव बोल दे, शॉर्ट टूथ, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यही क्वेश्चन वहां पे करना है। चाहे आप किसी क्वेश्चन को नई लैंग्वेज में प्रस्तुत आपके सामने कर सकता है और कंफ्यूज नहीं होना। जब वो अगर शॉर्ट टूथ आपको नजर आ गया तो आपको यही क्वेश्चन करना है। जरा ये इधर देखिए, शॉर्ट टूथ वेव इस तरह से बनाई जाती है। शॉर्ट टूथ वेव का डायग्राम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्ट टूथ वेव ये एक्सिस है, वाई एक्सिस है। शॉर्ट टूथ वेव इस तरह से होती है, फिर ऐसे, इसको आप ऐसे समझते हैं एन बन गया ना, एन। यहां पर जब ये वैल्यू पूरी नीचे आ जाती है तो टी टाइम पूरा हो जाता है, 0 से टी, फिर ऊपर जाते हैं टी टाइम में, फिर नीचे आते हैं तो ये भी टी टाइम हो गया, तो टी और टी कितना आ जाएगा 2t, फिर ऐसे आगे जाके फिर 3t, फिर 4t, ऐसे चलता जाएगा। एनीवे हमने 2 पार्ट मिले क्योंकि 2 में काम हो जाएगा। अब दरअसल इसमें y आपके पास पेपर में नहीं दिया रहेगा, आपको y आपको खुद बनाना पड़ेगा। y कैसे बनेगा जरा उसको देखिए। y बनाने के लिए क्या करना है, ये पूरी वैल्यू y0 है, ये हमें लेट करिए पहले, यहां तक इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है y0। अब ये फंक्शन y0 वैल्यू तक जा रहा है, हर बार हमें y निकालना है जो इसके टर्म्स में आएगा। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, आपको थोड़ा सा इसमें आपको एक दो चीज याद रखनी है। मान लीजिए हमने इसके इस वेव के ऊपर एक पॉइंट ले लिया t, सॉरी r पॉइंट ले लिया r,
इस तरफ को टाइम है, इस तरफ को क्या है वाई, तो टाइम आपने इस तरफ की वैल्यू लिए तो एक्स एक्सिस पे तो टाइम आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा वाई। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपने ली ये आर की, ये इतनी वैल्यू ली आपने और इधर से आपने इतनी वैल्यू ली, तो ये वैल्यू अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा स्मॉल टी एंड दिस इज वाई। क्लियर, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, वाई के बराबर होगी। अब इसको कुछ नाम दे दीजिए आप, क्योंकि ये भी एक नई चीज बन रही है और हाँ ठीक है, इससे हमारा काम। अब देखिए अगर मैं पूछी ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये एस टी कितना होगा, एस टी नाउ यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं बेटा, वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। देखिए नाउ ओ एस इक्वल टू आपने मान लिया स्मॉल टी और यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दो, अपनी मर्जी से देता। ओ एम इक्वल टू आपने माना है स्मॉल वाई। क्लियर, तो यहां से अगर हम एस टी निकालें, एस टी सॉरी एस टी कह रहा हूं मैं, सॉरी एस क्यू, यहाँ पे ये तो टी तो टाइम पीरियड है, एस क्यू, तो एस क्यू कितना होगा, यहाँ तक की वैल्यू कितनी है टी, यहाँ तक कोई वैल्यू कितनी है टी, तो टोटल में से वैल्यू माइनस कर दें तो ये बचेगा आपके पास टी माइनस टी। क्लियर, और ओ पी कितना है मान रखा हमने पहले से ही वाई नॉट। क्लियर, ओ कितना होगा और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू एस आर है आपके पास y, हमें y निकालना है इन सबके टर्म्स में। देखिए आपने क्लास 10th में थेल्स थ्योरम पढ़ी तो आपको थोड़ा सा इसका एनालिसिस बता। देखिए दो ट्रायंगल देंगे यहाँ पे, ट्रायंगल इन माने में ट्रायंगल, बड़े बड़े ट्रायंगल देखिए पहले पी टी ओ एंड आर टी एस, दो ट्रायंगल देखिए बेटा, ये एंगल 90 का है और ये एंगल भी 90 का, एक चीज इक्वल मतलब दो चीज बराबर करनी पड़ती है ना। अब ये वाला एंगल बड़े वाले में भी आ रहा है और ये वाला एंगल छोटे वाले में भी आ रहा है, तो दो चीजें सेम होने पर दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर। कैसे हो जाते हैं, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपको डायरेक्ट दिखना है। इन ट्रायंगल पीटीओ एंड ट्रायंगल आरटीएस आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, समरूप है, जिसको हिंदी बोलते हैं समरूप। और जब दो त्रिभुज यानी ट्रायंगल समरूप होते हैं तो हम क्या लगाते हैं उसमें, थेल्स पर क्या लगाते हैं, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम कैसे लगेगी बेटा, देखिए यहाँ पे आपने इसकी परपेंडिकुलर लिया, आपने इसकी मतलब आपने साइड लिया आपने ओपी, तो छोटा ट्रायंगल की कौन सी साइड होगा, किसकी जैसी, आर एस, ओपी अपॉन आर एस इक्वल टू, इसकी बड़े वाले की आपने ओक्यू लिया तो छोटे वाले का क्या हो गया, हो गया। क्लियर हो रही बात। ओपी की वैल्यू कितनी है बेटा, वाई नॉट, आर एस की वैल्यू कितनी है, आर एस आपके पास वाई, ओ क्यू कितना है, ओ एंड क्यू, ओ क्यू, व्हाट इज ओ क्यू, ओ क्यू इज अ कैपिटल टी एंड ओ एस टी माइनस टी, हमें वाई निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, कैसे जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये वाई की वैल्यू आएगी, वाई बराबर ये इधर जाएगा इस तरफ आ जाएगा टी माइनस टी इंटू वाई नॉट एंड अपॉन कैपिटल टी। इसको अलग अलग करेंगे तो कैपिटल टी कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इंटू वाई नॉट, निकल गया वाई नॉट, वाई बराबर आ गया हमारे वाई नॉट के टर्म्स में, ये आ गया शॉर्ट वेव के लिए वाई। जब अगर वाई निकल गया आपका, बस वाई को निकालना ही जरूरी है, अगर आपने वाई निकाल दिया तो बस समझ जाओ कि आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको दो इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखने पड़े, तो इसको देख लीजिए। दो रिलेशन, अगर साइन आर ओमेगा टी का 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेशन करेंगे, साइन आर ओमेगा टी का 0 से लेकर 0 से टी होना चाहिए, शर्त है पूरे में, पूरे अंतराल में वो 0 होता है डायरेक्ट। cos आर ओमेगा टी का भी 0 से टी में इंटीग्रेशन कितना होता है, 0। क्लियर, ये आपको दो रिलेशन एकदम डायरेक्ट याद रखना है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। y निकल गया बेटा, y को आपको ध्यान रखना है, बस इतना, ये इस फिगर का काम खत्म, ये काम सब हो गया। अब हमें चाहिए फोरियर श्रेणी चाहिए, इसकी फोरियर की प्रमेय चाहिए ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, सारे कांस्टेंट निकालने हैं। क्या करने हैं, सारे के सारे कांस्टेंट निकालने हैं। ये आपके पास y आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का इवैल्यूएशन करना है। सबसे पहले आप निकालेंगे a0, क्या निकालेंगे, a0 की वैल्यू क्या बताया मैंने, 1/t इंटीग्रल 0 टू t y dt, ये बताया था बेटा, तो 1/t
इंटीग्रल 0 टू टी वाई, वाई की वैल्यू 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू वाई नॉट एंड डी टी। क्लियर? टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल करेंगे भाई 1 अपॉन टी इंटीग्रल 0 टू टी मल्टीप्लाई अंदर करें तो y0 तो कांस्टेंट है, y0 को बाहर ले लो, y0 को बाहर ले लो। तो ये इंटीग्रल किस तरह से होगा देखिए जरा, 1 का तो डायरेक्ट हो जाएगा dt एंड माइनस यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू टी dt अपॉन टी, कैपिटल टी तो कांस्टेंट है बेटा ध्यान रखना, y0 अपॉन टी, इसका इंटीग्रल कितना होगा स्मॉल टी, लिमिट दोनों पे एक साथ लगा देंगे तो दोनों की लिमिट सेम है, टी स्क्वायर अपॉन 2, ये कैपिटल टी तो ऑलरेडी है इसमें, तो ये तो कांस्टेंट है, लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितनी है कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी आएगा, तो कैपिटल टी माइनस यहाँ पे भी कैपिटल टी का स्क्वायर, इस कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ये अपर लिमिट, माइनस जब लोअर लिमिट लगाएंगे ये भी 0 एंड ये भी 0, तो यहां से जो एनालिसिस होगा ये क्या होगा 2t माइनस t, ये बचेगा t, देन y0 अपॉन t इनटू 2t minus t equal to t upon 2, this cancel out, then a0 is equal to y0 upon 2। क्लियर? ये आपका आया a0। अब आपको निकालना है नंबर 2 ar, क्या निकालना है ar, तो मैंने आपको ar बताया था क्या होता है 2 अपॉन t इंटीग्रल 0 टू t y sin r ओमेगा t इंटू dt। क्लियर? वैल्यू लगा दीजिए, AR इक्वल टू 2 बाई टी इंटीग्रल 0 टू टी वाई, वाई की वैल्यू अभी ये बताई तुमने 1 माइनस टी अपॉन टी वाई नॉट एंड साइन आर ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर? वाई नॉट कॉन्स्टेंट है, वाई नॉट को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल 0 टू टी 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी एंड साइन आर ओमेगा टी इंटू टी। क्लियर? अब देखिए 2y नॉट अपॉन टी 1 में अंदर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर बेटा, पूरा फॉर्मूला आपके पास एक जैसा बन जो साइन आर ओमेगा टी डी टी, तो साइन आर ओमेगा टी हो गया माइनस स्मॉल टी के साथ इंटीग्रेशन होना है कितनी अपॉन डी। क्लियर? लिमिट लगा, लिमिट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए बेटा अंदर, जैसे आप तो ये इस तरह से आएगा इंटीग्रेशन साइन आर ओमेगा टी डी टी माइनस इंटीग्रल 0 टू टी टी साइन आर ओमेगा टी अपॉन टी इंटू डी टी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आप साइन को कोस को 0 टी के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये भी वही है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये वैल्यू पूरी कितनी होगी बेटा 0, क्योंकि तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इसका तो वैल्यू 0 माइनस बाहर आ जाएगा। तो हमें जो इंटीग्रल करना है सिर्फ अब बचा हमारे पास ये। अब जनाब इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब ये बचेगा माइनस ओनली ये बचेगा तो ये कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर, तो हमारे पास जो बचा वैल्यू वो बची साइन आर ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रल करना है। अब अगर आपको ध्यान हो तो ये u इंटू वी में चला गया, ये पहला फंक्शन, एक फंक्शन दो फंक्शन हो गया ना u इंटू वी से, तो इसको हम क्या करेंगे बाई पार्ट से करेंगे u इंटू वी वाले फॉर्मूले से। हाँ तो देखिए जरा आगे देखिए कैसे करेंगे, माइनस 2y नॉट अपॉन टी स्क्वायर u इंटू वी से करेंगे बेटा। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया u और सेकंड फंक्शन ये हो गया, क्या हुआ i लिमिट से कहते हैं ना, u का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, u का मल्टीप्लाई v का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन का जरा बताओ, माइनस cos r ओमेगा t, r ओमेगा t का फिर करेंगे t के साथ तो क्या आएगा r ओमेगा, और ध्यान रखते हैं बेटा इनटू में करते हैं इंटीग्रेशन u इंटू v में, तो लिमिट दोनों पे लगती है, तो इसकी लिमिट कितनी है 0 से t, ये तो दोनों पे लगेगी, फिर माइनस इंटीग्रल तो होता है बाहर, अंदर क्या होता है पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर इसको छोड़ो, फिर अंदर वाले का इंटीग्रेशन, तो अंदर वाले का फिर इंटीग्रेशन करेंगे साइन का, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस cos r ओमेगा t अपॉन r ओमेगा इनटू dt। अब इसमें बाहर से फिर लिमिट देनी, तो माइनस 2y नॉट अपॉन टी स्क्वायर, इसमें लिमिट लगाइए बेटा अपर लिमिट कैपिटल T, कैपिटल T के साथ लगेंगे ना, माइनस 2 cos r ओमेगा कैपिटल T अपॉन, अगर हम ध्यान से देखें,
0 से t में इसकी वैल्यू 0 तो नहीं हो रही, हमने इंटीग्रल किसका कराया, साइन का कराया ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हमने जल्दबाजी में कर दिया, इसको देखिए जरा, यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा काम आसान होना है मतलब ना, u का मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ v, इसको दोबारा देखिए, इंटीग्रल ऑफ v एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका तो 1 आ गया, एंड इंटीग्रल ऑफ साइन r ओमेगा t इंटू dt। आपको बता दें अंदर लिमिट नहीं लगती, बाहर लिमिट लगती है यूनिटी वाले फॉर्मूले में। इसकी वैल्यू 0, ये वैल्यू कितनी लेगा 0, तो 0 लेगा, इसका तो कुछ मतलब नहीं रहा, इसलिए हमने इसको दोबारा किया, माइनस इंटीग्रल 0 टू t, इसका दोबारा साइन r ओमेगा t का क्या होगा, cos r ओमेगा t डिवाइडेड बाय r ओमेगा, क्लियर, एंड dt अगेन dt। अब देखिए -2/t², यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ये r ओमेगा तो कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रल 0 टू t, अगर हम देखें cos r ओमेगा t dt, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ इसका क्या r ओमेगा t और डिवाइड कर जैसे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा इसमें कहीं पर एक चीज़ मिस हो रही है, वो क्या मिस कर रहे हैं मेरा उसको ध्यान देखना है। दरअसल ये वाला इंटीग्रल 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई t से भी है, तो इसकी वैल्यू जो फंक्शन लेगा वो वैल्यू जो होगी इसकी वो 0 नहीं आ पाएगी। हाँ एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मिस्टेक हो गई यहाँ पे। देखिए बेटा यहाँ पे, क्योंकि अब ये तो वैल्यू 0 दे रहा है तो पूरा आंसर 0 आ जाएगा, 0 तो नहीं आता, ए आर इसका 0 नहीं होता, तो इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट वापस देखेंगे जरा, एक बार दोबारा फिर देखिएगा इसको, मैं इसको बाय पार्ट से कर रहा हूँ, जरा आप देख लीजिए। बेटा देखिए जरा, वो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे हम, अपर लिमिट जब टी लगा रहे थे तो स्मॉल टी की जगह हम टी नहीं लगा रहे थे। अच्छा इसको थोड़ा सा दोबारा देखिए, एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रहे समझा रहे, देख लीजिए। ए आर इक्वल टू की वैल्यू थी, हमने क्या किया इसमें यू इंटू वी का फंक्शन लगाया, यू इंटू वी की वैल्यू जब आपने लगाई, यू इंटू वी लगाने पर क्या होगा, जब मल्टीप्लाई में कुछ फंक्शन होता है तब डायरेक्ट जीरो नहीं करेंगे बेटा, उसको ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई में कुछ होगा तब डायरेक्ट जीरो नहीं करना, सेपरेट कुछ होगा तब आप जीरो कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन टी का है, क्योंकि इसमें लिमिट आएगी कुछ ना कुछ। अब देखिए जैसे आपने यू इंटू वी लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos r ओमेगा t और r ओमेगा डिवाइड कर दिया, माइनस u का डिफरेंशिएशन बनाया, अंदर वाले का इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगाएंगे तो बेटा कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लगेगा, यहाँ पे भी स्मॉल टी है तो यहाँ पे भी कैपिटल टी लगेगा, फिर माइनस जीरो, जीरो लगाएंगे तो वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, आर ओमेगा कांस्टेंट आर ओमेगा बाहर ले लिया, इंटीग्रल 0 टू t cos r ओमेगा t dt, ये तो सेम है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस हो जाएगी वैल्यू। अब देखिए t अपॉन, ये तो सेम रहेगी वैल्यू t अपॉन r ओमेगा, लेकिन यहाँ पे जरा देखिए क्या होगा, cos r ओमेगा t एज इट इज, ये वैल्यू पूरी की पूरी जीरो, क्योंकि इसके साथ जो वैल्यू है यहाँ पे इसमें लिमिट लगाने वाली वैल्यू नहीं है, ये तो डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू पूरी की क्या हो जाएगी जीरो। इसके बाद देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन आगे बढ़ा, t अपॉन r ओमेगा सेम टू सेम है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन t, तो हमने यहाँ पे 2 पाई अपॉन t लगाया, t से t कैंसिल, t से t कैंसिल करने के बाद क्या होगा, हमारे पास बचेगा cos 2 पाई r, 2 पाई r का मतलब अगर आप r की वैल्यू 1 दोगे तो 2 पाई आएगा, r की वैल्यू 2 दोगे तो 4 पाई, जब cos इवन में चलता है बेटा, इवन में cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, तो सबकी वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है 1, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 वैल्यू लगाने के बाद हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, आगे हमने ओमेगा की वैल्यू लगाई, t से t कैंसिल हो गया, फिर हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो y0 अपॉन पाई आ गया, तो आ गई आपके पास ar की वैल्यू। सेम टू सेम बेटा हमने br कैलकुलेट किया, br आपको सेम देख लेना, br की वैल्यू करते 2.t इंटीग्रल 0 टू t y इनटू cos r ओमेगा t, y की वैल्यू लगा दी cos r ओमेगा t एज इट इज, u इनटू v का y0 कांस्टेंट निकाल लिया, cos r ओमेगा t का मल्टीप्लाई अंदर किया, सेम इसकी वैल्यू इसके साथ कुछ नहीं है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो गया, इसके साथ t है तो वैल्यू 0 नहीं होगी, तो इसके लिए क्या लगाएंगे u इनटू v लगाएंगे, लेकिन u इनटू v लगाने से पहले t को कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दिया तो t स्क्वायर हो गया, अब माइनस भी बाहर आ गया,
u इंटू वी लगाएंगे तो बेटा पहला फंक्शन ये बनेगा, दूसरा ही बनेगा u इंटू वी लगा के, जैसे कि ऊपर लगाया था। अब देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी सेम टू सेम, क्योंकि इसके नीचे जो वैल्यू है उसमें लिमिट नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, जब आप टी लगाओगे बेटा, टी लगाने के बाद क्या होगा, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा जैसे इसमें बना था आर ओमेगा टी, तो ये भी क्या बन जाएगा 2 पाई आर। लेकिन आपको अगर पता हो तो sin 2 पाई, sin 4 पाई, sin 6 पाई, sin 8 पाई, ये सब वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस sin वाले फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसलिए बी आर पूरा क्या आ गया हमारा 0। अब देखिए हमें क्या चाहिए थी, फोरियर सीरीज चाहिए थी। फोरियर सीरीज क्या होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप देखिए। फोरियर सीरीज क्या होती है, फोरियर सीरीज होती है y बराबर a0 प्लस a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन 2 ओमेगा टी एंड प्लस डॉट डॉट कर देंगे बेटा जी, फिर प्लस AR तक जाएंगे, AR साइन R ओमेगा टी प्लस फिर B की सीरीज आती है बेटा, आपको पता है B1 B2 B3, B1 cos ओमेगा टी प्लस B2 cos ओमेगा टी एंड B डॉट डॉट करेंगे। एक पहली बार समझा आपको पूरा, क्योंकि वैसे मैं आपको फिर कमेंट बता दूं क्या करना है। हमारे पास a0 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, a0 की वैल्यू एक्चुअली याद रखो, क्या देख लेते हैं a0 की वैल्यू कितनी आई थी। a0 की वैल्यू हमारे पास आई थी y0/2 एंड प्लस AR कितना आया था आपके पास, AR बराबर आया था आपके पास y0 पाई r, ये आया था ना AR की वैल्यू। हमें क्या चाहिए a1, r की जगह 1 लगा दो, r की जगह 1 लगाएंगे तो क्या बनेगा y0 पाई एंड sin ओमेगा t प्लस a2, r की जगह 2 लगा दो y0/2 पाई एंड sin 2 ओमेगा t प्लस डॉट डॉट AR तो डायरेक्ट लगा दो y0 पाई r sin r ओमेगा t। अब देखिए आप कहेंगे बी वाले में नहीं लगाने वाले, क्यों लगानी, क्योंकि बी आर 0 आया था। अगर जब बी आर 0 है तो b1 b2 b3 b4 सारे के सारे क्या होंगे 0 होंगे। तो जो कांस्टेंट 0 आता है, अगर a वाला कांस्टेंट 0 आएगा तो a वाली सीरीज नहीं लिखनी, क्योंकि ये वैल्यू नहीं आएगी। अगर b वाला 0 आएगा तो cos वाली सीरीज नहीं लिखनी। तो ये फाइनली आपके पास शॉर्ट टूथ वेव का एनालिसिस हुआ है, किससे, फोरियर थ्योरम। किससे, फोरियर थ्योरम से। आप इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी मैंने समझाया था, जो समेशन r = 1 से लेके इंफिनिटी AR की वैल्यू y0 पाई r, क्योंकि br तो 0 हो गया, एंड sin r ओमेगा t, ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसका हो सकता है। आप इसमें r की वैल्यू पुट करते जाओ, 1 लगाते जाओ, पहला आ जाएगा, 2 लगाओगे ये आ जाएगा, 3 लगाओगे वो आगे जाके पूरी है। तो ये आपका आया शॉर्ट टूथ वेव का एनालिसिस, किससे, फोरियर थ्योरम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल फिर हम स्पार्क प्लानर से वेव का जो एनालिसिस करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।